The horrific video that surfaced on Twitter on July 19 shook the nation. Two tribal women from the Kuki-Zomi community in Manipur were paraded naked and sexually assaulted openly by a mob of men. What was the reason behind the incident and what is the history of Manipur violence? All of this would be covered in this video. Manipur is no stranger to violent protest, but the ongoing violence between Kuki-Zomi tribals and largely the Hindu Maitis is the first time in 3 decades that the state has witnessed direct clashes between two ethnic groups. The last was in 1993, when Maitis clashed with Pangals, that is the Muslims, and there was a horrific violence involving tribal Nagas and Kukis, और जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी. More than 100 people were died and 1,000 were there who were driven out of their homes. तो बात शुरू होती है 1757 में, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी ले ली. इसके बाद ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में कुछ स्टेट्स थे और जो बाकी स्टेट्स थे जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे उनको कहते थे प्रिंसली स्टेट्स. तो उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, सब्सिडरी अलायंस. इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाते थे, मतलब वो उनको प्रोवाइड करते थे प्रोटेक्शंस और उसके बदले प्रिंसली स्टेट्स उनको देते थे कुछ सम. उसके बदले मतलब उस प्रोटेक्शन के बदले उनको एक सम देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को. तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जिनको एक एक्सटर्नल थ्रेट दिखता था बाकी सारी कंट्रीज से, वो ले लेते थे प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स से और उनको एक अमाउंट दे देते थे उसके बदले. तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इलाके ही थे इंडिया के, और ब्रिटिशर्स ने ये जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ही की थी. तो इसमें फ़ायदा ब्रिटिशर्स का ही था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स जिनको एक्सटर्नल थ्रेट लगेंगे वो इवेंचुअली प्रोटेक्शन मांगेंगे ब्रिटिशर्स से ही, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो एक तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. फिर 1824 में हुई फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर. जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के अंदर 2 तरीके के स्टेट्स डिवीजन थे. एक स्टेट्स वो जो डायरेक्टली ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में थे और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इसी के लिए सब्सिडरी अलायंस आया भी था. तो 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुई. मणिपुर को यहाँ पर थ्रेट था बर्मा से. बर्मा अभी हमारा करंट म्यांमार ही है, जो इन्वेट करने की कोशिश कर रहा था मणिपुर में, क्योंकि ये दोनों अगल बगल ही हैं. इसी के बाद मणिपुर आ गया इन सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स. इसी के बाद हमें मास कन्वर्जन देखने मिला बाय क्रिश्चियन मिशनरीज़. तो जब ज़्यादातर ट्राइब्स का कन्वर्जन हो गया तो फिर हिली एरियाज़ में बच गए सारे नागा और कुकी, जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम भी थे. और जो हमारा वैली एरिया रह गया मणिपुर का, वहाँ पे मीटीज़ रहने लगे. अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली ये भी है कि जो नागा और कुकी हैं जो हिली एरिया में रह रहे हैं वो ट्राइब्स हैं, जबकि जो मीटीज़ जो वैली एरिया में रह रही हैं वो ट्राइब्स नहीं हैं. देखिए ये मणिपुर का मैप है. ये जो ब्लू लाइन एरिया दिख रहा है यहाँ पे रहते हैं नागा और कुकी. ये पूरा हिल एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर नागाज़ और कुकीज़ ही रहते हैं. और ये जो वैली एरिया है, जो ये येलो एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पे मीटीज़ रहते हैं. तो मीटीज़ मेजॉरिटी में हिंदू हैं, बाकी सारी कम्युनिटी भी है लेकिन मेजॉरिटी में हिंदू ही हैं. ये सारे ट्राइब्स नहीं हैं, लेकिन नागा और कुकीज़ ट्राइब्स हैं. अब क्या हुआ, 1917 में हो गई कुकी एंग्लो वॉर विद ब्रिटिशर्स. तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे उनको चाहिए था उनका इंडिपेंडेंट किंगडम. और क्योंकि देखिए बात 1917 की है तो इंडिया वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस मणिपुर बिकेम एन इंडियन यूनियन टेरिटरी. अब मणिपुर के यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स बनने लगे. जैसे 1964 में UNLF, ZUF, इन सब का फॉर्मेशन हो गया. तो इन सारे क्लैशेस के चलते 1972 में मणिपुर को बना दिया गया एन इंडियन स्टेट. तो जैसे ही मणिपुर बिकेम एन इंडियन स्टेट, वैली एरिया में 53% मीटीज़ थे और जो हिली एरिया में कुकी नागा जोमी कम्युनिटी थी वो थी 47%. इसी के बाद बहुत सारे नागाज़ ने इन्वेट कर दिया मिज़ोरम पे, और फिर जो मिज़ोरम की ट्राइब्स भी थी वो भी जाके सेटल हो गई मणिपुर में. फिर 1993 में NSCN और कुकी ट्राइब्स के क्लैशेस हो गए. NSCN एक इंसर्जेंट ग्रुप है नागालैंड का. तो इन दोनों ग्रुप्स के क्लैशेस के बाद 1997 में NSCN ने एक सीज़फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया ताकि और भी क्लैशेस आगे ना बढ़ें. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मणिपुर में मेनली जो डिवीज़न है वो वैली और हिल बेसिस पे ही है. वैली में रहते हैं मीटीज़ जो कि ट्राइबल पीपल नहीं हैं, और जो हिल एरिया में रहते हैं कुकी नागा जोमी, ये सारे ट्राइब्स हैं. तो मीटीज़ की विश क्या क्या है. तो 1970s में जब मणिपुर को एक इंडियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था तब वहाँ पर रेफ्यूजीज़ की पॉपुलेशन थी सिर्फ 17%, जो अब बढ़ के 24% हो गई है.
तो मीटीज़ की डिमांड है कि एनआरसी कंडक्ट कराई जाए। फिर दूसरी चीज़, मीटीज़ कैन नॉट बाय लैंड्स ऑन हिल्स। तो मीटीज़ जो हिली एरिया है वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो वैली एरिया में ज़मीन है वो कुकीज़ोमी कम्युनिटी खरीद सकती है। तो मीटीज़ को ये काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लगता है। सेकेंड थिंग, डिमांड फॉर अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि कुकीज़ोमी कम्युनिटी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, लेकिन मीटी कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। तो जो मीटी कम्युनिटी है अब वो भी चाहती है कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे कि कुकी और जोमी कम्युनिटी को किया गया है। सो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द कुकीज़? तो कुकीज़ की पहली डिमांड है कि मीटीज़ आर एडवांस देन द ट्राइब्स इन द हिली एरियाज़। तो अकॉर्डिंग टू द कुकीज़ जो वैली एरिया है, मतलब जो इम्फाल वैली वाला एरिया है, वो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, और जो हिली एरिया है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तो जो एडवांसमेंट है वो नीडेड है हिली एरिया में, ना कि वैली एरिया में। तो अकॉर्डिंग टू कुकीज़ जो मीटीज़ है वो ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है, जबकि जो हिली एरिया है जहाँ पे कुकीज़ोमी रहती है, ना वहाँ पे रोड सही से बनी हुई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, तो ज़्यादा डेवलपमेंट नीडेड है हिली एरियाज़ में। और दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल 60 सीट्स मिली हुई हैं मणिपुर को, जिसमें 40 सीट्स हैं मीटीज़ को और सिर्फ 20 सीट्स बचती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। और कुकीज़ का अग्रेशन इसलिए भी है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ मीटीज़ के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि कुकीज़ोमी कम्युनिटीज़ के लिए। फिर 2001 में सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया INM के साथ, जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर का। उसके बाद से 2006 से लेकर 2012 तक ILP की डिमांड बढ़ गई। ILP होता है इनर लाइन परमिट। ये क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो इंडियन सिटीजन्स को एक किसी भी स्टेट में जाने के लिए परमिशन देता है। जहाँ पे भी ILP लगा है वहाँ पे आप सिर्फ एक फ़िक्स टाइम के लिए ही जा सकते हो, मतलब परमानेंटली बस नहीं सकते हो वहाँ पर। सिर्फ एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आपको जो भी काम है वो कितने भी दिन का हो सकता है, 10 से 15 दिन, 30 दिन, 5 से 6 महीने के लिए। तो मणिपुर में भी डिमांड फॉर ILP बढ़ चुकी थी 2006 से लेकर 2012 तक। फिर इन्हीं सब के चलते 2015 में इनर लाइन परमिट लगा दी गई मणिपुर में। करेंटली इनर लाइन परमिट है आपका नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मिज़ोरम में, और फिर ये 2015 में लगा मणिपुर में। फिर लास्ट है द फेब 2021 कू इन म्यांमार। इसमें क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ पूरे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इधर उधर हो गए। तभी मीटी लीडर्स ने ये कहा कि उनका जो वैली एरिया है वहाँ पे अचानक से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ बढ़ गए हैं और पॉपुलेशन वहाँ की रेफ्यूजीज़ से ही बढ़ गई है। और तब से लेके अब तक मणिपुर हैज़ ऑलवेज बीन इन्वॉल्व्ड इन सम और द अदर क्राइसिस। So this was the entire history of the Manipur crisis. Hope you liked the video. And if you like this video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.